नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड माय डियर फ्रेंड्स। योम किपुर नाम का त्योहार यहूदी सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, जितने भी अलग अलग धर्म है ना, उनमें एक चीज कॉमन है एंड दैट इज फॉरगिवनेस, माफ कर देना। पता है क्यों? क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम सब से बहुत सारी गलतियां हुई है, हो रही हैं और आने वाले भविष्य में भी हम बहुत सारी गलतियां करने वाले हैं। तो अगर मैं इतनी सारी गलतियां कर रहा हूं तो मुझे इतनी अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए कि मेरे आसपास रहने वाले जो मेरे दोस्त हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, राइट, मेरे जो रिलेटिव्स हैं, उनसे भी बहुत सारी गलतियां हो रही हैं। तो बहुत सारे ओकेजन्स पर वो मुझे माफ कर रहे हैं, तो इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं भी उनको माफ कर दूं। यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है, बाय फोकसिंग बेग योर पार्डन बाय फॉरगिविंग अदर्स, बाय जजिंग देम मर्सीफुली, वी मेक आवरसेल्व्स वर्दी ऑफ दैट सेम फॉरगिवनेस एंड मर्सी। जब हम दूसरों को माफ कर देते हैं, जब हम दूसरों को करुणा की दृष्टि से देखते हैं, तो ऊपर वाला जो है ना, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, ये भी हमें फॉरगिवनेस और एक दया की दृष्टि से देखने लगता है। सोचिएगा इसके बारे में। आज 25 सितंबर 2023 है, दिन है मंडे। वेलकम टू एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस। दोस्तों, आज हमारे टेबल पर 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम इस विषय के बारे में बात करने वाले हैं, शॉकर इन हाउस। लेकिन उससे पहले लेट मी टेल ऑल न्यू स्टूडेंट्स कि ये जो सीरीज है ना, इट इज अ डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स फॉर ऑल ऑफ यू। और करंट अफेयर्स में अगर आपको अच्छी ग्रिप चाहिए तो रिमेंबर, कंसिस्टेंसी ब्रीड्स मास्टरी। एवरी सिंगल डे आपको ये वीडियो भी देखना है। और करंट अफेयर्स की बात करें तो जैसे लेट्स से ये जो आर्टिकल्स हैं या फिर जो न्यूज आइटम्स हैं, एवरी सिंगल डे आपको पढ़नी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, तभी आपकी एक मास्टरी इसमें डेवलप होगी। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो लेट मी टेल यू, इस वीडियो को देखने के लिए किसी भी प्रकार की एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। चाहे आज पहला दिन हो, चाहे आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो या फिर एक्सपर्ट हो, ये वीडियो आप सभी के लिए है। ये सीरीज जो है वो आप सभी के लिए है। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट शॉकर इन हाउस। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जब पुरानी पार्लियामेंट से हमारे जो एमपीज हैं वो नई पार्लियामेंट में आए, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा ओकेजन था। उस समय पर हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था जो मैं यहां पर आपको याद दिलाना चाहता हूं, और वो पॉइंट ये है कि जब भी हम कोई नए घर में प्रवेश करते हैं, राइट, अगर लेट्स से आपने अपना घर जो है वो रिनोवेट करवाया, पूरा घर जो है वो रिनोवेट करवाया, राइट, या फिर आपने एक नया घर खरीदा, तो जब भी हम नए घर में एंटर होते हैं ना, तो हम कुछ नए कमिटमेंट्स लेकर उस घर में एंटर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ चीजों के बारे में हम ये सोचते हैं कि अब हम और अच्छी तरीके से हमारे घर को सजाएंगे। दैट मीन्स कि चीजें जो हैं उनको थोड़ा और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हम रखेंगे, राइट। ये हमारे रेसिडेंशियल घरों की मैं बात कर रहा हूं, रेसिडेंस की बात कर रहा हूं। पार्लियामेंट, जब नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग में हम प्रवेश करते हैं तो उस समय पर हम यही एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि पुरानी जो बिल्डिंग थी, चलो वो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी और एक वक्त भी हो गया था, 96 ईयर ओल्ड वो बिल्डिंग हो गई थी, तो एक वक्त तो आता ही है जब आपको उसको टाटा बाय बाय के एक नई बिल्डिंग जो है उसमें एंटर करना पड़ता है। लेकिन ये जो नया गृह है या फिर नया हाउस जो है नई पार्लियामेंट में जब हम एंटर कर रहे हैं या फिर अभी जस्ट किया, तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये पार्लियामेंट जो है उसमें अतीत में जो चीज़ें हमने सीखी, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने भी ये बताया था कि जो जो चीज़ें हमने पुरानी पार्लियामेंट में हुई थी, क्या क्या लेसन्स हम सीख सकते हैं। और डेमोक्रेसी के लिए हमने ये भी टॉपिक, एक लाइन डिस्कस की थी। ये मैं सारी चीज़ें इसलिए रिमाइंड करा रहा हूँ क्योंकि अभी जो हमारे ये नई पार्लियामेंट में जो चीज़ हुई है ना, ये अपने आप में बहुत ही शॉकिंग है। जो बॉटम लाइन थी वो यही थी कि नई बिल्डिंग्स जो होती है ना, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से कुछ नहीं होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उस घर के अंदर आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है। जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, वो डिबेट कर रहे हैं, डिसेंट को फॉलो कर रहे हैं,
डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्डिंग आप कितनी भी अच्छी क्यों ना बना ले, अगर अंदर मिसबिहेवियर है, अंदर इस प्रकार का व्यवहार है, तो नई बिल्डिंग भले ही टेक्निकली बहुत ही आगे हो या फिर विजुअली बहुत ही अच्छी क्यों ना हो, रियलिटी में ये कोई काम की नहीं रहेगी, राइट। तो दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। अब देखिए दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, ऐसा बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। और ख़ास करके मीन्स मैं तो कहूँगा कि स्ट्रीट्स पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो हमारे देश का जो सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर है, हमारे देश की डेमोक्रेसी की बात करें, लोकतंत्र का सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर हमारी जो पार्लियामेंट है, वहाँ पर बीजेपी के एक एमपी रमेश बिदूरी जो हैं, उन्होंने एक मुस्लिम एमपी को लेकर बहुत ही खराब अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया है। और अभी हमने ये बिल्डिंग का इनॉग्यूरेट किया, राइट, अभी इसका उद्घाटन हुआ, उद्घाटन तो नहीं कह सकता, लेकिन अभी इसमें हमने प्रवेश किया और बहुत बड़े सपनों को लेकर हमने इसमें प्रवेश किया था। और अनफॉर्चुनेटली इस प्रकार की चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिल रही है। और ऐसे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है कि पार्लियामेंट में क्या होता है कि जब भी कोई एमपी कुछ भी बात करते हैं ना, तो वो सारी चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है, राइट। अब तो ऑडियो भी रिकॉर्डिंग होता है उसका, और लिखित मीन्स राइटिंग में भी चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं। तो ये शब्द इतने ख़राब थे, इसकी वजह से इसकी रिकॉर्डिंग जो है इसको रिजेक्ट किया गया, ताकि ये चीज़ें जो हैं वो उसमें ना रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि छिपाने की बात है, ये इतनी अभद्र बात है, ये इतनी गलत बात है कि इसको रिकॉर्ड करना ही नहीं चाहिए। बीएसपी के एक दानिश अली नाम के जो एमपी हैं, तो उनके लिए ये बिधूरी जो हैं, उन्होंने बहुत ही अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है ये इंसिडेंट। और जो अली हैं, उन्होंने ये कहा कि ये बिधूरी जो हैं उनको लोकसभा में से सस्पेंड कर देना चाहिए, उनकी ये डिमांड रही। और उनको ये शब्द इतने कड़वे लगे कि वो ये सोच रहे हैं कि वो ये पार्लियामेंट को ही छोड़ दे। अली इज़ कंसिडरिंग लिविंग पार्लियामेंट ड्यू टू द इंसिडेंट, कि वो सोच रहे हैं कि वो अब मीन्स ये पद जो है एमपी का वो ही छोड़ना वो चाहते हैं, ऐसा सोच रहे हैं। रूलिंग पार्टी जो है उसने ये साउथ दिल्ली के जो एमपी हैं बिदूरी, उनको एक नोटिस इश्यू की है। और डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने भी अफसोस व्यक्त किया, उन्होंने भी माफ़ी मांगी कि भाई इस प्रकार का व्यवहार जो है वो नहीं होना चाहिए था। दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। अब सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये। देखिए, मोदी सरकार जो है उनकी टैगलाइन है सबका साथ सबका विकास, राइट। और एक और चीज़ उन्होंने ऐड भी की है इसमें, सबका प्रयास, समथिंग लाइक दैट। सबका साथ सबका विकास का मतलब ये होता है कि इंक्लूसिव ग्रोथ, राइट, और इंक्लूसिवनेस के सभी अलग अलग डाइवर्स लोगों को। और हमारा देश तो जो है वो डाइवर्सिटी के लिए ही जाना जाता है। हमारे देश की आइडेंटिटी ही ये है डाइवर्सिटी, राइट, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो नेहरू साहब ने बताया था। तो अब सरकार के लिए सबसे चैलेंजिंग चीज़ यही होगी कि जो टैगलाइन है ना उसको इम्प्लीमेंट करवाना। बहुत सारी जगहों पर हमें ये इम्प्लीमेंटेशन में देखने को मिल रही है। फॉर एग्जांपल G20 में अगर आप देखेंगे, देन यू विल फाइंड सबका साथ सबका विकास जो है वो डिप्लोमेसी में हमने इम्प्लीमेंट की। अब यहाँ पर ये जो बिदूरी हैं, उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, दिस इज़ एंटी सबका साथ सबका विकास। और कहीं ना कहीं ये चीज़ ये भी दिखाती है कि अब एक डीप सीटेड हेट जो है वो हमें देखने को मिल रही है, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। तो ये जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है, वहाँ पर कुछ लाइंस जो हैं, जो हम कहते हैं ना लक्ष्मण रेखाएं, कुछ ऐसी रेखाएं होती हैं जिनको क्रॉस हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये लाइन जो है वो क्रॉस हो चुकी है। और एक बहुत ही डिस्टर्बिंग मैसेज जो है वो हमें हमारी पार्लियामेंट से देखने को मिल रहा है। लेट्स होप कि जल्द से जल्द गवर्नमेंट जो है और रूलिंग पार्टी जो है वो इस प्रकार के एमपीज पर एक्शन लेगी और एक एग्जाम्पल सेट करें। लेट्स होप कि एक एग्जाम्पल जो है वो सेट किया जाए, जल्द से जल्द किया जाए, और एक विजिबल एग्जाम्पल सेट करें, ताकि फ्यूचर में कोई भी पार्टी इस प्रकार के, कोई भी पार्टी या फिर कोई भी पार्टी के एमपीज जो हैं, या फिर अलग अलग राज्यों के अंदर जो हमारे लेजिस्लेचर्स के जो एमएलएज हैं या फिर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इन जनरल, वो कभी भी ऐसी कोई भी बात जो है, खास करके हमारे जो लोकतंत्र के मंदिर हैं वहाँ पर तो ना ही करे तो ही अच्छा है। ये हमारे देश के लिए अच्छी बात होगी। लेट्स होप जल्द से जल्द हमें एक रिजल्ट देखने को मिले। नाउ डियर फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल जो है, वैसे इंडिया और कनाडा को लेकर भी एक आर्टिकल है, एज यू कैन सी, राइट। और यहाँ पर एजुकेशन को लेकर एक आर्टिकल है,
पॉलिटिसाइजिंग एक्सचेंजेस, राइट, ये अरुणाचल प्रदेश को लेकर एक आर्टिकल है. इट्स बेसिकली अबाउट इंडिया चाइना, उसके बारे में भी हम बात करेंगे. बट अभी मुझे इस विषय पर बात करनी है, एन इकोनॉमिक कॉरिडोर, राइट, ये वाला आर्टिकल. एन इकोनॉमिक कॉरिडोर, द इजराइल लिंक एंड द जियोपॉलिटिक्स. यहां पर है टैगलाइन कि इजराइल इज द वीक लिंक, राइट, एक सबसे कमजोर कड़ी अगर इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की अगर कोई है तो दैट इज इजराइल. क्यों? चलिए सबसे पहले तो हम मैप को देख लेते हैं. तो एज यू कैन सी ये है वेस्ट एशिया, राइट, इसको मिडल ईस्ट भी कहा जाता है. एंड एज यू कैन सी दिस इज अरेबियन सी हियर, राइट, और अरेबियन सी के इस तरफ अगर आप जाएंगे, आई शुड चेंज द कलर ऑफ द पेन, राइट, लेट मी मेक इट ब्लैक. तो अगर हम इस तरफ थोड़े जाएंगे ईस्ट की तरफ तो क्या देखने को मिलेगा? ऑफ कोर्स हमारा देश भारत देखने को मिलेगा. तो दिस इज अरेबियन सी. नाउ डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर इंपॉर्टेंट देश हैं ओमान, यमन है, राइट, सऊदी अरेबिया, एज यू कैन सी यूएई, ऑफ कोर्स ईरान है यहाँ पर. एंड देन यू कैन सी हियर इजराइल, राइट. इजराइल कहाँ पर है? ये रहा इजराइल, एज यू कैन सी, राइट. सो दिस इज इजराइल, ये रहा, दिस इज इजराइल हियर. ठीक है, क्लियर. तो ये जो IMEC है, इसका नाम क्या है? मीन्स ये IMEC का फुल फॉर्म क्या होता है? अभी हमने देखा इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर. इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको IMEC कहते हैं, राइट. इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर इसको कहा जाता है. नाउ डियर फ्रेंड्स, इजराइल जो है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि मेडिटेरेनियन सी जो है उसके साथ सटा हुआ है इजराइल. और यहाँ पर लेट्स से कि अगर ये सारी जगहों को कनेक्ट किया जाए तो फिर यहाँ से सामान जो है वो रेल नेटवर्क के माध्यम से इजराइल तक पहुँचाया जाएगा, खास करके हाइफा तक पहुँचाया जाएगा. यहाँ पर आप हाइफा को भी देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ. तो एज यू कैन सी, कैन यू सी हाइफा हियर, राइट, दिस इज हाइफा यहाँ पर. तो ये जो हाइफा है ना, उसके से पोर्ट सिटी और इंडिया का एक पुराना कनेक्शन भी है. तो फिर यहाँ से मेडिटेरेनियन सी से फिर अलग अलग यूरोपियन देशों तक सामान पहुँचाने की बात है, और वहाँ का सामान जो है वो यहाँ तक पहुँचाने की बात है. और जनरली यही माना जाता है कि भाई जो नई सप्लाई चेन क्रिएट होगी तो उसमें प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में होगा और उसके बाद सारी चीज़ें जो है वो अलग अलग जगहों तक पहुँचाई जाएगी. दिस इज हाउ अभी प्राइमरी लेवल पर ये सारी चीज़ें जो है वो हमें पढ़ने को मिल रही है एज फार अबाउट दिस IMEC. ठीक है. नाउ इंडिया में जो G20 की अभी समिट खत्म हुई ना दोस्तों, उसमें जो एक न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमें देखने को मिला, तो बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं या फिर बहुत सारे जो लोग हैं उनका ये कहना है कि ये एक बहुत ही सॉफ्ट स्टैंड लिया सरकार ने, या फिर लोगों का ये भी कहना है कि मीन्स ये दिखावे का ज़्यादा है, राइट. उसमें लेट्स से यूक्रेन के बारे में उतनी गहराई से चर्चा नहीं हुई, फिर चाइना एब्सेंट रहा, रशिया इसमें एब्सेंट रहा. तो बहुत सारे ऐसे लोगों का कुछ कहना है, लेकिन भारत का ये कहना है कि देखिए अलग अलग देशों के लोग यहाँ पर, मीन्स अलग अलग देश इसमें इन्वॉल्व होते हैं, अलग अलग देशों के लीडर्स इन्वॉल्व होते हैं. तो भारत कुछ ऐसा करना चाहता था कि जो भी लीडर्स, जो भी देश अपने घर वापस जाए तो उनको ये फीलिंग आए कि नहीं, उनकी भी विक्ट्री हुई, उनकी भी जीत हुई है, उनकी भी बात जो है वो सुनी गई. तो अफ्रीकन यूनियन को ऐड किया गया. ऐसे बहुत सारे ग्लोबल साउथ के जो देश हैं वो खुश होकर गए हैं. बहुत सारे वेस्ट एशिया के देश जो हैं उनको भारत ने इनवाइट किया था. और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है इसके भी लॉन्च की जो एक घोषणा है वो यहाँ से की गई. मैं ये कहूँगा कि G20 जो है वो डिप्लोमेटिकली और जियोपॉलिटिकली अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा सक्सेस रहा हमारे देश भारत के लिए. USA और बहुत सारे देशों ने इस बात को माना है कि नहीं, भारत ने एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया इस G20 में. नाउ डियर फ्रेंड्स, ये जो IMEC को अनाउंस किया गया, ये एक रेल शिप रूट है. जैसे मैंने आपको बताया ना कि कुछ चीज़ें वाटरवेज के माध्यम से और कुछ चीज़ें जो है वो रेलवेज के माध्यम से अलग अलग जगहों तक पहुंचाई जाएगी. तो ये जो कॉरिडोर है इसका मेन लक्ष्य ये भी है कि चाइना जो है उसका ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने की बात है. और USA क्या कर रहा है, USA अपने एलाइड या फिर एलाइज के साथ, मित्र देशों के साथ मिलकर ये एक नया कॉरिडोर क्रिएट करना चाहता है, एक नई सप्लाई चेन जो है वो क्रिएट करना चाहता है. आपको याद होगा अभी कुछ दिनों पहले की जो हमारी डिस्कशन थी ना, उसमें मैंने आपको बताया था
कि चाइना में ये टेक्नोलॉजिकल कंपनीज जो हैं वो इतनी सारी कंपनीज चाइना की इसलिए बनी हैं क्योंकि इनिशियल फेज में यूएसए की कंपनीज जो है वो चाइनीज कंपनीज को या फिर चाइनीज जो लोग हैं उनको चीज़ें सिखाती थी कि भाई कैसे फ़ोन्स बनाए जाते हैं, कंप्यूटर्स बनाए जाते हैं, वगैरह वगैरह। और ये अनुभव के बाद चाइना जो है उन्होंने अपनी अलग अलग कंपनीज जो हैं उनको खोला। तो चाइना को पूरा सपोर्ट जो है वो एक वक्त था जब यूएसए का मिलता था, लेकिन एक चाइना बहुत ही ताकतवर हो गया तो उसके बाद चाइना का बिहेवियर जिस प्रकार से है, तो अब यूएसए जो है वो दूसरे देशों के साथ मिलकर चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो उसमें ही एक प्रयास है ये आईएमईसी के बीआरआई जो है उसको चैलेंज किया जा सके। बाइडेन साहब ने ये बताया कि इट इज़ ए रियल बिग डील, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी डील है और इजराइल जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल इसमें प्ले करेगा। नाउ डियर फ्रेंड्स, नेतन्याहू जो हैं, जो बेंयामिन नेतन्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर। नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग अबाउट इजराइल। इजराइल में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। यस, इजराइल वैसे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग देश है, नो डाउट, लेकिन पॉलिटिकली अगर आप देखेंगे तो आज कोई प्राइम मिनिस्टर है तो कुछ महीनों के बाद कोई और प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। तो वहाँ का पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ही कट थ्रोट कॉम्पिटिशन वाला है। तो नेतन्याहू जो हैं ये पहले भी प्राइम मिनिस्टर थे, फिर उसके बाद कोई और प्राइम मिनिस्टर बन गया, फिर से वो आए, फिर से कोई और बन गया, वो फिर से सीट पर हमें देखने को मिल रहे हैं। नेतन्याहू साहब ने बाइडेन साहब को थैंक्स कहा है, राइट, उनको अप्रिशिएट किया है कि यूएसए जो है वो इतनी सारी चीज़ें कर रहा है, लेकिन मोदी साहब के बारे में उन्होंने कोई भी स्टेटमेंट जो है वो नहीं दिया ना। वी ऑल नो कि मोदी साहब और नेतन्याहू जो है वो अपने एक दूसरे के बहुत ही अच्छे मित्र हैं, राइट। आई स्टिल रिमेंबर दैट विजुअल कि जब मोदी साहब इजराइल गए थे तो उस समय पर समंदर पे दोनों जो हैं वो खड़े हुए थे, मीन्स लिटरली पानी के अंदर, राइट। थोड़े थोड़े उनके पैर जो हैं वो डूबे हुए थे, उन्होंने अपनी पैंट्स जो हैं वो थोड़ी ऊपर ले ली थी और दोनों बातचीत कर रहे थे। यू नो कि उस प्रकार की बातचीत का क्या मतलब होता है। वहाँ पर ना तो कोई माइक्स होते हैं, ना तो कोई रिकॉर्डर होता है। दूर से खड़े लोग जो हैं वो रिपोर्टर्स तस्वीरें खींच सकते हैं, लेकिन आप नज़दीक नहीं जा सकते। तो यहाँ पर दो लीडर्स जो होते हैं उनको एक मौका मिलता है कि वो अपनी मन की बात जो है वो एक दूसरे को कह सके, इनफॉर्मल चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर सके। तो ऐसे डिस्कशंस जो है ना वो बहुत ही कम लीडर्स की एक दूसरे के साथ होती है। आई स्टिल रिमेंबर कि जब ओबामा साहब भारत में आए थे तो मोदी साहब और ओबामा साहब जो हैं वो दोनों गार्डन में बैठकर चाय पी रहे थे और वो भी एक प्रकार की इनफॉर्मल डिस्कशन थी। ऐसी इनफॉर्मल डिस्कशंस हमने शी जिनपिंग के साथ भी की थी, मोदी साहब ने, राइट। तमिलनाडु में भी की थी और अहमदाबाद में भी की थी। तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के बीच में मित्रता जो है वो काफ़ी अच्छी है और दोनों देशों के बीच में, इंडिया और इजराइल के बीच में रिलेशंस जो हैं वो भाई काफ़ी अच्छे हैं और स्ट्रॉन्ग हैं। नाउ डियर फ्रेंड्स, इंडिया एक ऐसा देश है जिनके रिलेशंस वेस्ट एशिया के अलग अलग देशों के साथ काफ़ी अच्छे रहे हैं। एंड वी नो के इजराइल जो हैं उनके और सऊदी अरेबिया, इजराइल और फिर ईरान के बीच में इश्यूज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहे, लेकिन अब चीज़ें जो हैं वो चेंज हो रही हैं, राइट। अब आप देखिए जो सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान हैं या फिर आप देखेंगे कि जो यूएई हैं, तो अब्राहम एकॉर्ड्स के बारे में भी हम बात कर रहे थे, राइट। मैंने एक वीडियो बनाया था अब्राहम एकॉर्ड्स को लेकर, नहीं सॉरी इट्स पेंडिंग, राइट। अब्राहम एकॉर्ड्स को लेकर मुझे एक वीडियो बनाना है, आई विल डिलीवर इट, कि 3 साल अभी अब्राहम एकॉर्ड्स के हुए तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो बेसिकली क्या है कि जो अब्राहम एकॉर्ड्स हैं तो वो इजराइल, यूएई, बहरीन के बीच में हुआ था और ये डील जो है वो यूएसए ने करवाई थी और उसके बाद फिर मोरक्को देश जो है वो भी इसमें ऐड हो गया और अब सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में भी डिस्कशन होती है। ईरान के साथ डिस्कशन नहीं होती है इजराइल की, लेकिन सऊदी अरेबिया और ईरान की, यूएई और ईरान की डिस्कशंस जो हैं, बातचीत जो है वो होने लगी हैं। तो वेस्ट एशिया जो है ये बदल रहा है और वेस्ट एशिया बदले ये हमारे देश भारत के लिए भी अच्छी बात है क्योंकि भारत के रिलेशंस ये सारे देशों के साथ बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। अब इजराइल जो है उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने आपको बताया, दैट इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो आज की वहां की जो सरकार है, नेतन्याहू साहब की सरकार, वो आईएमईसी को अप्रिशिएट कर रही है। हो सकता है कि कल अगर नई सरकार आ जाए वहां पर तो वो आईएमईसी को उतनी ज्यादा अप्रिशिएट ना करे। हो सकता है कि
फिर नई सरकार ये कहे कि यहाँ पर तो ईरान को ऐड करने की बात है, हम ईरान के साथ डिस्कशन नहीं कर सकते, बातचीत नहीं कर सकते, वो हमारा जानी दुश्मन है एंड थिंग्स लाइक दैट। तो इसकी वजह से चीज़ें जो है वो बिगड़ सकती हैं। सो दिस इज द रीज़न कि ये आर्टिकल ये कहता है कि इसराइल जो है ना, ये IMEC की सबसे कमज़ोर अगर कोई कड़ी है तो दैट इज़ इसराइल, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से ये सारे चेंजेस वहाँ पर होते रहते हैं। सऊदी अरेबिया ने ये कंडीशन रखी है इसराइल के सामने कि हम आपसे डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप जो 2 स्टेट सॉल्यूशन जो हैं उसको फॉलो करें, उसके प्रति कमिटमेंट बताएं। भले ही आप चेंजेस ग्रास रूट के अभी से ना हो, लेकिन फ्यूचर में भी चलेंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप पहले साइन कीजिए और कहिए कि आप एक्सेप्ट कीजिए कि भाई हम ये 2 स्टेट सॉल्यूशन को फॉलो करेंगे। एक पीस डे एफर्ट भी रखा गया अरब लीग और EU के बीच में, मीन्स EU के माध्यम से, और इसमें भी यही चीज़ जो है वो डिस्कस। तो लेट्स होप कि ये इजराइल और पैलेस्टाइन का जो इश्यू चल रहा है इसकी वजह से ये पूरा IMEC जो है वो ड्रॉप ना हो जाए, ये प्लान जो है ये फेलियर ना हो जाए। लेट्स होप, क्योंकि भारत के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही, एक नई सप्लाई चेन का हम पार्ट बनेंगे। ये IMEC जो है ना, उसके साथ साथ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, बेसिकली ये हमारा जो मुंबई है उसको मॉस्को यानी कि रशिया के साथ जुड़ने की बात है, और इसमें वाया बंदर अब्बास और चाबहार पोर्ट। तो ये बंदर अब्बास और चाबहार दोनों कहाँ के हैं? ईरान के पोर्ट्स हैं। तो वाया ईरान के पोर्ट हम सेंट्रल एशिया के देश और सेंट्रल एशिया से फिर रशिया को कनेक्ट करने की बात है। और जो दूसरा अभी जो ट्रेड कॉरिडोर है ना मुंबई और मॉस्को के बीच में, वो उसमें डबल टाइम लग जाता है, कॉस्ट भी बढ़ जाता है, लेकिन ये वाला INSTC जो है ये शॉर्टकट है। तो IMEC के साथ साथ ये INSTC जो है वो भी फलेगा फूलेगा। ठीक है। सो 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दोस्तों हमने डिस्कस कर लिए। अब हम देखते हैं एक ऐसे आर्टिकल को जिसके बारे में वैसे तो हमने बहुत सारी डिस्कशन कर ली है। मेक बिलीव क्वेश्चन है, इंडिया मस्ट पुट द लीड ऑन US कैनेडा एनवॉयज एलिगेशन ऑन निजर्स किलिंग। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था स्टडी ग्लोज में, और मैंने कुछ प्रश्न भी USA के सामने रखे थे कि भाई USA की क्या मॉरल अथॉरिटी है। मैंने वो वीडियो भी शेयर किया था। आई थिंक 30,000 जितने स्टूडेंट्स ने उस वीडियो को देख लिया है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसको लाइक भी किया, हज़ारों स्टूडेंट्स ने लाइक्स भी किए उसको, क्योंकि हमने एक बहुत ही लॉजिकल और रियल बात रखी थी सामने कि भाई USA का क्या हक बनता है, USA की क्या मॉरल स्टैंडिंग है कि वो हमें कहें कि भाई आपको दूसरे देशों के अंदर ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये कि भारत ने ये कहा है कि हमने हमारी जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, हमारी रॉ जो है, उसने निज्जर की हत्या नहीं की है। पहली बात ये है, भारत ने ये बताया है। एंड लेट मी बी फैक्चुअल हियर। हमारे देश की बात हो रही है तो छिपाने की बात नहीं है। अगर किया भी होता ना तो भी भारत यही कहता कि हमने ये नहीं किया है। ठीक है। अब भारत ये कह रहा है कि हमने ये नहीं किया है। निज्जर जो था, क्या वो कोई संत था? निज्जर जो था, क्या वो कोई क्या कहते थे, भला आदमी था? द आंसर इज नो। बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं जो क्लियरली दिखाते हैं कि निज्जर जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में जुड़ा हुआ था। तो ऐसे टेररिस्ट को जब मारा जाता है या फिर वो मर जाता है, तो फिर USA हमारे ऊपर प्रश्न क्यों उठा रहा है? USA ने ओसामा बिन लादेन को क्या अपने देश में मारा है? वो पाकिस्तान चले गए तो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी उस समय पर वायोलेट नहीं हुई थी। जब आप इराक में घुस गए तो उस समय पर सदाम हुसैन चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि भाई मेरे पास ये न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हैं, और फिर कुछ समय के बाद, कुछ एक दशक के बाद या फिर 10-15 सालों के बाद, टोनी ब्लेयर UK के प्राइम मिनिस्टर और एक समय पर USA के प्रेसिडेंट जॉर्ज W बुश जो हैं वो कहते हैं कि भाई हमारी गलती हो गई थी, MI6 और CIA ने गलत इंफॉर्मेशन दी थी और हमने गलत अटैक किया, इराक पर हमें अटैक नहीं करना चाहिए था। तो ऐसी गलतियां करने वाला देश, एक ऐसा देश जो चिली नाम का देश है ना, उनके एक बहुत ही भले आदमी, उनके एक बहुत ही अच्छे प्रेसिडेंट की हत्या करवा दी। इतिहास गवाह है। NCERT की किताब में वो पूरा चैप्टर दिया गया है, आप पढ़िएगा उसको। पॉलिटिकल साइंस का
जो किताब है, आई थिंक वो ग्लोबलाइजेशन के ऊपर है, मुझे अभी वो टेक्स्ट बुक का नाम पता नहीं है, बट 8th या फिर 9th स्टैंडर्ड की जो पॉलिटी की किताबें हैं जहाँ पर इंटरनेशनल चीज़ों के बारे में बातचीत होगी, वहाँ पर यू विल फाइंड दिस चैप्टर एनसीईआरटी का। आई स्टिल रिमेंबर दैट चैप्टर। तो ये सारी चीज़ें करने वाला देश हमें पूछ रहा है कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, और कनाडा का साथ दे रहा है, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। अब दोनों ने, इंडिया और कनाडा ने, एक दूसरे के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको वापस भेज दिया है। कनाडा ने कहा कि एक रो के चीफ जो हैं वो कनाडा में काम कर, रो के कनाडा के चीफ, राइट, कनाडा के चीफ जो हैं उनको वापस भेज दिया। तो फिर भारत ने भी उनकी जो सीक्रेट सर्विस के चीफ जो हैं उनको वापस कनाडा भेज दिया है। ऐसे सीक्रेट सर्विस के चीफ्स जो हैं या फिर एजेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के देश में डिप्लॉय किए जाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। निज्जर की जो हत्या हुई उसके बाद ये जो अभी चीज़ें चल रही है ना, ये ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ द सडन हुई है, एक लंबे समय से ये चीज़ हो रही है। और मैंने आपको याद भी दिलाया था कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर घूमने के लिए आए थे, फिर उनको प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नहीं मिले थे। रीज़न इज, भारत एक लंबे समय से कह रहा है कि देखिए आपके यहाँ पर ये प्रो खलिस्तानी पॉपुलेशन है, तो आप इनको कंट्रोल में, आप इनको रेन कीजिए। रेन का मतलब होता है कि आप इनके ऊपर एक लगाम लगाइए, आप इनको एक फ्री हाथ दे रहे हैं, खुली मीन्स एक आप इनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और कल भी मैंने एक स्टडी ग्लोज पर वीडियो बनाया था, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उसमें मैंने एक मीन्स बताया था कि कैसे वहाँ की जो एनडीपी पार्टी है वो कैसे, ये जो अभी लिबरल पार्टी है इनकी, ये जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी को एनडीपी का सपोर्ट मिलता है और इसकी वजह से ये पार्टी अभी पावर में है। और एनडीपी जो है ये एक प्रो खालिस्तानी पार्टी है, ठीक है। अब अनफॉर्चुनेट बात है कि यूएसए जो है वो इसमें दखल अंदाजी कर रहा है, राइट। और जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी कोई ऐसी इंटरनेशनल स्टैंडिंग रहती नहीं है कि वो हमें सिखाए। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन साहब जो हैं उन्होंने भी एक डीप कंसर्न मीन्स उन्होंने ये कहा है कि नहीं, ये बहुत ही चिंता की बात है। छोड़िए चिंता की बात, वहाँ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने भी कुछ ऐसी बातें बताई। चिंता की बात तो ये होनी चाहिए कि आपके पड़ोसी देश में, आपके मीन्स दुनिया की सबसे लंबी बॉर्डर यूएसए और कनाडा के बीच में है, और कनाडा में अगर इस प्रकार की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो है वो ग्रो होने लगेगी तो आज नहीं लेकिन 10-15 सालों के बाद यूएसए और कनाडा के बीच में जो ओपन बॉर्डर है ना, क्लियरली वहाँ से लोग जो हैं वो यूएसए में जाकर अटैक करेंगे। या मार्क माई वर्ड्स, 2023 की आज हम बात कर रहे हैं, आज हम 2023 में हैं, राइट। 2033 या फिर 2043 में ये यूएसए के लिए बहुत बड़ा इश्यू हो सकता है कि ये प्रो खालिस्तानी लोग जो हैं, अगर आज उनको कंट्रोल नहीं किया तो फ्यूचर में, अभी तक क्या था कि यूएसए मीन्स ये देखता था कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान से इंडिया हो रहा है, अब उनको फर्स्ट हैंड स्वाद इसका मिलेगा। अगर आज उन्होंने ये सारी चीज़ें जो हैं कनाडा को अच्छा दिखाने के लिए अगर ये सारी चीज़ें की ना, तो फ्यूचर में उनके लिए ही एक बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा। और इतिहास गवाह है कि ये जो भी टेररिस्ट हैं, रेडिकल्स हैं, वो जिस थाली में खाते हैं ना उसी में छेद करते हैं। ये चीज़ अभी आज नहीं लेकिन फ्यूचर में कनाडा को भी पता चलेगी। कनाडा की सरकार, फिलहाल जो करंट सरकार है वो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ को सपोर्ट कर रही है ना, भले ही वो फिलहाल इंडिया को डैमेज करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा डैमेज, सबसे डीप डैमेज जो है, कैंसर जो है, वो उनके देश में फैलेगा। Right, dear friends, so this one is done as well. Now let's talk about managing flows. 3 आर्टिकल्स बाकी हैं। एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। Let's talk about education. New school education for emerging new India. New India faces new challenges, especially in field of education and skill development, which must be addressed. Right? बहुत ही interesting आर्टिकल है ये। देखिए, as we all एग्री ऑन वन थिंग कि हमारे देश में व्हाट वी नीड ना, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, हमारी पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए, भारत में जिस प्रकार के बदलाव हो रहे हैं और दुनिया में जिस प्रकार के बदलाव हो रहे हैं, तो व्हाट वी नीड इज़ हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारी जो मीन्स आई वुड से हमारी पॉपुलेशन शब्द नहीं कहूँगा, आई वुड यूज़ द वर्ड, हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है, हमारा जो HR है, ह्यूमन रिसोर्स है, ये हमारे जो देश के लोग हैं, यंगस्टर्स जो है ना, ये हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारे देश के राष्ट्र की संपत्ति है, ये ह्यूमन कैपिटल है। तो ह्यूमन कैपिटल बेस्ट तभी होगा जब आप उनको प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, और एजुकेशन के साथ स्किल्स, ये 2 चीज़ों का कॉम्बो। और यहाँ पर ऑफ कोर्स एजुकेशन का मतलब सिर्फ डिग्री नहीं है, एजुकेशन का मतलब है ओवरऑल एजुकेशन, ठीक है। और डियर फ्रेंड्स, एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात आई है। मैंने स्पार्टन सेल्फ डिसिप्लिन
स्पार्टन सेल्फ डिसिप्लिन को लेकर कुछ वीडियोस बनाए हैं, उनको नहीं देखा है तो देखिएगा ज़रूर आप। सेल्फ डेवलपमेंट जो है, इट्स नॉट मोटिवेशन। सेल्फ डेवलपमेंट अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और अभी मेरी रुचि जो है वो इस सब्जेक्ट में बहुत ही ज़्यादा है। मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो पढ़ता रहता हूँ। द रीज़न इस उसके पीछे एक ही बॉटम लाइन है, हम जितना अपने आप में इन्वेस्ट करेंगे, सेल्फ इन्वेस्टमेंट से बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो जितना आप अपनी सेल्फ को डेवलप करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और अभी भी एक चीज़ जो मिसिंग है हमारे एजुकेशन सेक्टर में, एंड दैट इज़ सेल्फ डेवलपमेंट। आज वो मिसिंग है। आई वुड से एजुकेशन का पार्ट ही होना चाहिए। स्किल में भी इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ डेवलपमेंट के बिना ये एजुकेशन और स्किल भी डेवलप नहीं हो सकती। इट इज़ बेस ऑफ दिस थिंग्स। नाउ बर्लिंगटन इंग्लिश और स्कूल न्यूज़ ने मिलकर एक रिपोर्ट रिलीज किया। इस रिपोर्ट का नाम है अनलॉकिंग सक्सेस, टर्निंग पॉलिसी एंड फ्रेमवर्क्स इनटू रियल वर्ल्ड एक्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में ये कहा है, ऑफ कोर्स, कि जो इनोवेशन हो रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी है, उसके माध्यम से हमें हमारे बच्चों तक पहुंचना चाहिए, प्रैक्टिकल टूल किट्स प्रोवाइड करना, ये सारी बेसिक चीज़ें आप जानते हैं जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में भी बताई गई हैं। मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, दैट इज़ स्कोप फॉर फेलियर। ये एक ऐसी चीज़ है जिसका कल्चर हमारे देश में है ही नहीं, या फिर बहुत कम जगहों पर है। बहुत कम घरों के अंदर फेलियर को एक्सेप्ट किया जाता है। हर किसी को बस सक्सेस ही चाहिए, हर किसी को बस पहले ही अटेम्प्ट में 100% मार्क्स चाहिए, पहले ही अटेम्प्ट में कोई मीन्स एफर्ट्स करने ही नहीं है। ये एक कल्चर पता नहीं कहाँ से पैदा हुआ। अगर आप हमारा इतिहास देखेंगे, हमारी आज़ादी की लड़ाई जो है, इट वॉज नॉट लाइक के एक बार में ही आज़ादी मिल गई। हमने कंटिन्यूस कंसिस्टेंट एफर्ट जो है वो हम करते रहे, कभी अप गए कभी डाउन गए। ये सारी चीज़ों के बाद एक वक्त आया जब हमने आज़ादी अचीव की। तो बहुत सारे फेलियर्स, बहुत सारे सक्सेसेस का कॉम्बिनेशन होता है एक सक्सेस का पाथ, या फिर सफलता की जो राह है, या फिर हमारे जीवन की जो राह होती है दोस्तों, उसमें आपको सक्सेस फेलियर ये चीज़ों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता ही है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनको 100% सक्सेस मिला हो, राइट? और ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं है जिन्होंने एफर्ट्स किए और उनको 100% फेलियर मिला हो। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात है कि माइंडसेट को चेंज करने की बात है, और जो फेलियर हैं, फेलियर को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर हम कैसे देखें। जस्ट इमेजिन कि अगर हमें स्कूल से ही और घरों में ही ये चीज़ सिखाई गई हो कि फेलियर हो रहा है, कोई बात नहीं बेटा, आप फिर से एक बार कोशिश कीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप एंड यू विल फाइंड दिस थिंग। जिन घरों में ये चीज़ें की गई हैं, उनके बच्चे जो हैं, या फिर जब वो एडल्ट बन जाते हैं, जब वो मार्केट में आते हैं, रियल वर्ल्ड में एंटर करते हैं, दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल। तो स्टूडेंट्स का माइंडसेट इस दिशा में, ये फेलियर को एक्सेप्ट करने वाला जो एक माइंडसेट है वो भी क्रिएट करने की ज़रूरत है। इसी के साथ इंग्लिश जो है उससे उतना ज़्यादा ऑब्सेस या फिर डरने की भी ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश इज़ ए स्किल। ये एक स्किल है, एक भाषा है। इसको भाषा के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखें। अनफॉर्चुनेटली ये भी चीज़ हो गई कि कोई अंग्रेज़ी में बात करे तो ये माना जाता है कि यह तो बहुत ही स्मार्ट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट इज़ जस्ट ए लैंग्वेज। लेकिन जो लोग इंग्लिश का विरोध करते हैं, मैं उनसे यह कहता हूं कि आप इसका विरोध ना करें, इंग्लिश को सीखें, समझें। इट विल हेल्प यू अ लॉट। इससे भागने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेरी मदर टंग गुजराती है। आई लव गुजराती लैंग्वेज। हिंदी बोल लेता हूं, आपसे हिंदी में बात कर लेता हूं। थोड़े बहुत एक्सेंट मेरे लोगों को पसंद नहीं आते हैं, लेकिन क्या करें, अब जो हैं वो हैं। मेरी कोशिश भी होती है कि न्यूट्रलाइज एक्सेंट रहे, लेकिन अभी कुछ लोगों को शायद पता चल जाता है कि भाई जो है ये गुजरात से हैं। एंड इट इज़ अ गुड थिंग। आई एम प्राउड ऑफ इट कि अगर मैं हिंदी बोल रहा हूँ और उसमें टच ऑफ गुजराती आता है तो आई लव इट। जब एक इटालियन आदमी इंग्लिश बोलता है तो पता चल जाता है कि ये तो इटालियन है, तो लोग कहते हैं क्या बात है। और जब एक गुजराती आदमी हिंदी बोलता है, या फिर तमिल बोलता है, या फिर एक तमिल आदमी हिंदी बोलता है, तो फिर हम क्यों ऐसा देखते हैं। देखा आपने, ये माइंडसेट से हमें निकलने की ज़रूरत है। आपको कम्युनिकेशन जो होता है ना, उसमें क्या होता है, ए बोल रहा है और बी सुन रहा है। ये चीज़ जब परफेक्ट हो जाए ना, क्योंकि मैं कुछ भी बोलूँ आप सुनने के लिए तैयार नहीं है, और आप सिर्फ एक्सेंट और इन सारी चीज़ों में, मीन्स एक्सेंट का भी अपना काम है अगर कोई ड्रामा चल रहा है, लेकिन नॉलेज की जब बात आती है तब एक्सेंट उतने इम्पोर्टेंट नहीं रहते हैं। उस समय पर
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि ए ने कुछ बात बताई और बी ने वो बात अच्छी तरीके से समझ ली, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इंग्लिश जो है उनका इस्तेमाल भी, इस भाषा का इस्तेमाल हमें ऐसा ही करना चाहिए, कम्युनिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल हो, और ग्लोबल लेवल पर भी ये भाषा जो है वो बहुत काम आएगी। और अगर आप लेट्स से वेस्टर्न वर्ल्ड में, वेस्ट एशिया में ज़्यादा घूम रहे हैं तो आई वुड से कि आप इंग्लिश मत सीखिए, वहाँ पर आप जाइए तो आप अरेबिक सीखिए, राइट, अरेबिक लैंग्वेज सीखिए, आपको बहुत काम आएगी। अगर आप चाइना और ऐसे क्षेत्रों में जा रहे हैं तो वहाँ पर आप मैंडरीन या कैंटनीज जो है वो सीख लीजिए, आपको काम आएगी। और साउथ में जा रहे हैं तो तमिल सीख लीजिए, या फिर जो साउथ की लैंग्वेजेस, जिस राज्य में जा रहे हैं उस लैंग्वेज को आप थोड़ा बहुत सीख लीजिए, आपको बहुत काम आएगी। और नहीं सीखेंगे, थोड़े प्रयास करेंगे, आप सीख जाएंगे। सो कुछ ऐसी चीज़ें, स्टीरियोटाइप्स, ये सारी चीज़ें जो है ना, वो भी हमें हटाने की ज़रूरत है। इंग्लिश को सीख लेने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत इंग्लिश आना ही चाहिए, मुझे लगता है आज के ज़माने में थोड़ी बहुत आनी चाहिए। इट विल हेल्प यू अ लॉट। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपने कल्चर को छोड़ रहे हैं, आप नई चीज़ें सीख रहे हैं। और ये हमारे देश के इतिहास में यही चीज़ हमें देखने को मिली है कि हमने हमेशा नए आइडियाज़ जो हैं उनको एम्ब्रेस किया है। इसी के साथ यहाँ पर दूसरी चीज़ों की बात हो रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टीचर्स जो हैं, तो टीचर्स को ट्रैक ड्रिवन चेंज करने की बात है। और टीचर्स जो होते हैं दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, टेक ड्रिवन यानी कि टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन। उस पर मैं ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, आप जानते हैं उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है, लॉकडाउन के बाद क्या हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि टीचर्स जो होते हैं ना, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के सबसे इम्पोर्टेंट पिलर्स होते हैं। बहुत सारी स्कूलों में क्या होता है, टीचर्स को कहा जाता है कि भाई आपकी सैलरी है 50,000 रुपये, कितनी, 50,000, लेकिन फिर एटीएम में जाकर आपको 50,000 में से 25,000 जो हैं वो वापस दे देने पड़ते हैं। ऐसा होता है, राइट, बहुत सारी स्कूल्स में होता है। तो जितना आप टीचर्स को संभालेंगे, उनके डेवलपमेंट पर काम करेंगे, उतना ही वो परफॉर्म करेंगे और उतने ही बच्चे जो हैं वो परफॉर्म कर पाएंगे। सो दिस इज़ समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। और इस पर भी जोर देने की बात जो है वो ये रिपोर्ट में हमें देखने को मिलती है। तो बेसिकली इंक्लूसिविटी को प्रमोट करने की बात है, और नए नए चेंजेस जो हैं उनको ऑन बोर्ड लेकर आगे बढ़ने की बात जो है वो इस आर्टिकल में, इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, और इस जो रिपोर्ट था उस रिपोर्ट में भी हमें देखने को मिलती है। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट पॉलिटिसाइजिंग एक्सचेंजेस। China's denial of entry to Arunachal athletes shows up the distrust in ties. Right, आपकी स्क्रीन पर ये रहा अरुणाचल प्रदेश, डियर फ्रेंड्स। और चाइना की एक पैटर्न रही है, ये अरुणाचल प्रदेश जो है वो क्लियरली हमारे देश का एक नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, राइट। इसमें कोई मीन्स डाउट ही नहीं है। डाउट चाइना को तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, लेकिन चलो फिर भी उनको ये सारी चीज़ें पसंद है। चाइना क्या करता है, अभी एशियन गेम्स जो हैं उसका उद्घाटन या फिर ओपनिंग जो है वो शी जिनपिंग साहब ने की। और अनुराग ठाकुर साहब जो हमारे यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बताया कि वो चाइना की विजिट के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि कुछ वुशु के जो प्लेयर्स हैं, हमारे 3 एथलीट्स, इनके तीनों के नाम जो हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं, राइट। ये अरुणाचल प्रदेश के हमारे एथलीट्स हैं, मैं इनके नाम पढ़ देता हूँ। नेमैन वांगशु, ओनिलू तेगा और मेपुंग लामगू, ये हमारे 3 एथलीट्स जो हैं उनको प्लेन में से चढ़ने से चाइना ने मना कर दिया, राइट। एयरलाइन को बता दिया कि भाई इनको प्लेन पर में मत बिठाना। डिनाइड एंट्री डिस्पाइट एक्रीडिटेशन। इनको एक्रीडिटेशन यानी कि वीज़ा और सारी चीज़ें होने के बावजूद भी फिर उनको इस प्रकार का व्यवहार किया, तो फिर भारत ने कहा कि भाई हम नहीं जाएंगे। और हमेशा अरुणाचल प्रदेश के जो एथलीट्स होते हैं उनके साथ चाइना का ये बिहेवियर रहता है। वो कहता है कि भाई इनको स्टेपल वीज़ा दो। क्यों स्टेपल वीज़ा, वो हमारे देश के नागरिक हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बताया है कि ये जो चाइना ने एक्शन ली है या फिर चाइना ने जिस प्रकार का व्यवहार किया है, दिस इज़ टारगेटेड एंड प्री मीडिएटेड। ये जानबूझकर उन्होंने हमारे साथ इस प्रकार की चीज़ की है। तो बीजिंग जो है ना वो स्पोर्ट्स को पॉलिटिकल पॉइंट्स के लिए यूज़ करता है। गलवान के उनके जो कमांडर थे तो उनको टॉर्च बेरर के तौर पर रखा था, और राइट। और भारत ने इसका भी उस समय पर विरोध किया था। लेकिन ऑर्गेनाइजर्स जो हैं वो चाइना को कुछ नहीं कह रहे हैं, विच इज़ अगेन वेरी बैड थिंग। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जो है वो साइलेंट रहा इस एंट्री डिनायल पर। और ये क्लियरली ये चीज़ दिखाता है कि दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रस्ट से भरे हुए हैं, और कम्युनिकेशंस के बहुत सारे गैप्स हैं। ये गैप्स हमने क्रिएट नहीं किए हैं, ये गैप्स चाइना ने क्रिएट किए हैं। भारत ने ये चीज़ क्लियरली बता दी है
कि LAC पर जब तक डिसएंगेजमेंट नहीं होगा, अगर बॉर्डर पीसफुल नहीं रहेगी, तो फिर पूरा जो रिलेशन है ना वो आपको एबनॉर्मल देखने को मिलेगा। आप मीन्स चाइना क्या कहना चाहता है पता है? चाइना की ये स्ट्रेटजी है कि LAC जो है इस पर अगर इश्यू चल रहा है तो चाइना ये कह रहा है कि इसको डिटैच कर दीजिए। बाकी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, राइट, तो फिर जियो पॉलिटिक्स, ये सारी अलग अलग चीज़ों में हम काम करते रहेंगे। ये नॉर्मल चीज़ें हों, हम आपको सामान बेचते रहेंगे, आप हमें पेमेंट देते रहिए, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। और ऊपर से आपसे जो पैसे कमाएंगे ना, वो पैसों का इस्तेमाल हम हथियार खरीदेंगे और आपको LAC पर परेशान करने के लिए यूज़ करेंगे, और आप हमसे ये चीज़ करते रहे। ऐसा कोई थोड़ी करेगा, हम मूर्ख है क्या? तो भारत ने क्लियरली बता दिया है कि LAC जब तक शांत नहीं होगा, यहाँ पर डिसएंगेजमेंट नहीं होगा, तब तक रिलेशन जो है वो शांत नहीं होगा। ओवरऑल रिलेशन पर इसकी इम्पैक्ट देखने को मिलेगी। तो दैट्स ए गुड स्टैंड आई वुड से। मैनेजिंग फ्लॉज, गवर्नमेंट्स डिपेंडेंस ऑन फॉरेन फंड्स शुड बी लिमिटेड। बिजनेस स्टैंडर्ड का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। अब JP मॉर्गन जो है, इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो बॉन्ड्स हैं उनको अपने एक स्पेशल लिस्ट में ऐड कर दिया है, राइट। और इसमें जो हमारा वेटेज होगा दैट विल बी समवेयर अराउंड 10%, दैट इज $236 बिलियन का 10%, 24 बिलियन रफली स्पीकिंग, राइट। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि अब जो स्पेशल लिस्ट है, जहाँ पर इन्वेस्टर्स जो होते हैं, राइट, नॉट जस्ट प्राइवेट इन्वेस्टर्स, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स, प्रोफेशनल कंपनीज जो हैं, उनकी नज़रों के सामने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स रहेंगे, तो वो पैसे जो हैं वो हमारे देश में आएंगे, इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आएगा, ग्लोबल फंडिंग जो है वो हमारे देश में आएगा जब वो लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स खरीदेंगे तब। तो सरकार के पास मीन्स सरकार बॉन्ड्स को इश्यू करती है और उनको पैसे मिलते हैं। दैट मीन्स कि बहुत ही कम रेट पर, एक रीजनेबल रेट पर, बोरोइंग कॉस्ट कम, लो इंटरेस्ट रेट पर सरकार को पैसे मिलते हैं, और इन पैसों का इस्तेमाल हम अच्छी तरीके से अच्छे कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं, राइट। दिस इज़ ए गुड थिंग, दिस इज़ ए पॉजिटिव थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर बॉन्ड में जो मीन्स ये JP मॉर्गन ने हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स को ऐड किया, तो इसका ये फ़ायदा है, राइट। लेकिन डियर फ्रेंड्स, एक रिस्क भी है इसके साथ। रिस्क ये है कि जब कोई चीज़ यहाँ पर होगी, राइट, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर अगर कोई प्रॉब्लम हुआ, तो एक साथ ये इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे देश को छोड़कर भी जा सकता है। तो इससे क्या होगी? वोलेटिलिटी होगी। तो सरकार को एक लोअर या फिर एक रीजनेबल रेट पर पैसों का मीन्स फॉरेन का फंड मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार ये पैसे जो हैं वो उठाती ही रहें या फिर मार्केट में से बोरो करती रहें और फिर हमारा जो बजट है, ये बजट हायर डेफिसिट वाला बजट इश्यू करती रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को इनफैक्ट और ज़्यादा थोड़ा डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत डेफिसिट इट्स ओके, लेकिन फिर फॉरेन का फंड मिल रहा है तो फिर आप डेफिसिट ज़्यादा करते जाएंगे बजट में, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। तो बहुत ही सोच समझ कर ये चीज़ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, राइट। कि फंड आ रहा है, दैट्स ए गुड थिंग, लेकिन फिर इसको मीन्स कि फंड आ रहा है तो कोई चिंता नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। एक बात बोल दो, बाईजूस जैसा फिर ना हो, यू नो। एनीवेज, so that's basically everything in today's discussion. Thank you very much for your love and support, and वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, and I'll see you soon with some more interesting topics. Abraham Accords वाला वीडियो जो है वो मैं hopefully जल्द से जल्द बनाऊंगा, शायद क्यूरियसली पर लॉन्च करें या फिर स्टडी ग्लोज पर, आई एम नॉट श्योर येट, वी विल टॉक अबाउट इट, बट लॉन्च ज़रूर होगा और उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। सो दैट्स एवरीथिंग, सी यू सून, गॉड ब्लेस, जय हिंद।